तो आइए देरी न करते हुए जल्दी से अपनी इस चर्चा को आरंभ कर देते हैं। हम लोगों ने जो है यहां से अपनी चर्चा को जो है समाप्त कर दिया था या छोड़ दिया था, तो यहीं से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिनेमा ने अपने आरंभिक चरण में साहित्य से ही प्रेरणा या प्राण तत्व लिया है। ठीक है, सिनेमा ने जो है आरंभ में अपने अंदर जो प्राण लिया है, जिससे सिनेमा चल पाया, जिससे सिनेमा जो है लड़खड़ाते हुए उठ पाया, उसने जो है साहित्य का ही सहारा लिया था। तो ये हो गया, यह उसके भविष्य के लिए जरूरी भी था। सिनेमा में साहित्यिक कृतियां शुरू से ही फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। ठीक है, भविष्य के लिए जरूरी भी है। देखिए, आरंभ में जो है साहित्यिक कृतियों पर ही फिल्म वगैरह बनने लगी, ये हो गया। उसके बाद देखो, भारत में बनने वाली पहली मूक फीचर फिल्म जो है दादा साहब फाल्के ने बनाई, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर जो है हरिश्चंद्र पर आधारित थी। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, जिनका एक फेमस कोट था, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी कि सूरज चंदा अपना स्थान छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जो है अपने सत्य विचार को नहीं त्याग सकते, नहीं छोड़ सकते। उसमें आप देखेंगे लास्ट समय में स्वप्न में ही अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, अपना साम्राज्य दान कर देते हैं, और रियल लाइफ में भी उसको निर्वाह करने के लिए, उसका पालन करने के लिए जो है निकल जाते हैं अपना परिवार लेकर। और लास्ट समय में पुत्र जो है देह त्याग चुका है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पैसे के रूप में, यानी कि ताकि उनका मालिक उन्हें गद्दार वगैरह ना कह सके, लास्ट समय में भी तारा से कुछ न कुछ जो है कहते हैं कि हे देवी कुछ न कुछ मुझे दो। यानी कि सत्य को धारण किए हुए वो बंदा हमेशा सत्य की राह पर ही चला। तो ये फिल्म जो है काफी नाम करती है, लोगों के दिलों में जो है अपनी छाप छोड़ देती है। देखिए, साहित्यिक कृतियों को लेकर ढेरों फिल्में बनी हैं, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश असफल ही रही हैं। बहुत सी फिल्में बनी, लेकिन कुछ को छोड़कर बाकी सब असफल ही रही हैं। पहली बार हिंदी सिनेमा में स्थापित लेखक के रूप में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रवेश हुआ। जब बोलती फिल्मों के दौर में प्रेमचंद को जो है याद किया गया, तो प्रेमचंद अजंता सिनेटोन कंपनी के बुलावे पर मुंबई चले आए। मित्रों ने सावधान भी किया कि फिल्म जगत का वातावरण उनके हिसाब का नहीं है, परंतु उनके हालात अच्छे नहीं थे। विवश होकर उन्होंने पटकथा लेखन स्वीकार किया। समय गुजरता गया और उन्होंने कुछ कहानियां लिखी। इनमें से एक कहानी मिल, जो कि मजदूरों की व्यथा पर आधारित थी। फिल्मों ने बोलना अभी शुरू ही किया था। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने निर्देशक के रूप में जो है फिल्म मिल मजदूर बनी। ठीक है, निर्देशक ने मूल कहानी में बदलाव किया, जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आया। मैंने अभी पहले बताया था आपको, शायद अगली क्लास में, वहां मैंने कहा था कि अगर जस का तस जो है निर्देशक फिल्म बना देगा तो फिल्में जो है चलेंगी नहीं, क्योंकि उसमें जो जनता चाहती है उन चीजों का जो है समावेशन होना चाहिए, उन चीजों को जो है उसमें समाहित किया जाना चाहिए। तो थोड़ा उसमें बदलाव कर दिया और प्रेमचंद को जो है पसंद नहीं आया। फिर अंग्रेजों के सेंसर ने जो है फिल्म में काफी काट छांट कर दी। इसके बाद फिल्म का जो रूप सामने आया उसे देख प्रेमचंद को काफी धक्का लगा। उन्होंने कहा यह प्रेमचंद की हत्या है।
इस तरीके से है प्रेमचंद की यह कहानी फिल्म के निर्देशक और मालिक की कहानी है। इस फिल्म पर मुंबई में प्रतिबंध लग गया और पंजाब में यह गरीब मजदूर के नाम से प्रदर्शित हुई। इतना सारा जो है प्रभाव पड़ रहा है। ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखो, मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर द चेस प्लेयर्स नाम से सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी। यह कहानी 1957 के ब्रिटिश भारत की पृष्ठभूमि पर है। फिल्म में मुख्य किरदारों में संजीव कुमार और सवाना आजमी थे। राय ने मूल कहानी के कथ्य को सुरक्षित रखते हुए कहानी के शब्दों में झलकने वाले समय और स्थान विशेष को वैसा ही पर्दे पर उतार दिया। कहानी मूल कलेवर में छोटी है और उसमें जो है परोक्ष रूप से ही ऐतिहासिकता के दर्शन होते हैं। कहानी में नवाबों की अय्याशी और उसके सामयिक परिवेश को प्रेमचंद ने प्रमुखता से उभारा। ये सारी चीजें हैं, यानी कि फिल्म कैसे कैसे बन रही है, क्यों क्यों बन रही है और उनको क्या क्या किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेमचंद के ही कहानी सद्वती के नाम से ही सत्यजीत रे ने 1981 में फिल्म बनाई जिसमें ओम पुरी और स्मिता पाटिल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म भारतीय जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव करती है। फिल्म में छुआछूत की बुराई का चित्रण, ठीक है, देखो छुआछूत का यहाँ बुराई किया जा रहा है, ठीक है, उम्दा तरीके से किया गया। आजादी से पहले भारत में जात पात की कड़ी बेड़ियां, उच्च वर्ग द्वारा निम्न जातियों का शोषण इस कहानी के माध्यम से जो है सामने आया। तो देखो मैंने कहा था ना फिल्में वगैरह जो है किस परिदृश्य में बन रही है, तो तमाम चीजें हैं। अब देखो जिस समाज में जिस समय में ये सारी चीजें चल रही हैं, अब जो उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों का शोषण कर रहे हैं, तो वो लोग जब इसको देखेंगे तो वो सीधा का सीधा जो है इसकी बुराई करेंगे, इस फिल्म की जो है चलने के लिए मनाही करेंगे। ये तो सीधी साफ सुथरी बात हो गई। कृष्ण चोपड़ा ने दो बैलों की कथा पर हीरा मोती नाम से फिल्म बनाई। 1979 में सत्येंद्र बोस के निर्देशन में बनी सांच को आंच नहीं का मूल आधार भी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर से था। इनकी पंच परमेश्वर वाली कहानी बहुत फेमस है और दो बैलों की कथा, दो बैलों की जोड़ी, ये सारी चीजें बहुत ही। इस पर देखो बचपन में जब आप पढ़ते रहे होंगे तो आपके लगभग पहली दूसरी में ही रहा होगा, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, ऐसे करके था। तो ये हो गया। मौनी भट्टाचार्य ने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था पर, ठीक है, चंद्रधर गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था पर इसी नाम से फिल्म का निर्माण जो है किया। इससे सुनील दत्त और नंदा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म तीसरी कसम राज कपूर और वहीदा रहमान की ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। इसे शैलेंद्र ने प्रोड्यूस किया। इसे शैलेंद्र ने जो है, आपका शैलेंद्र जी जो है ये इसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ये हो गया। देखो प्रोड्यूस किया और बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया, जिसकी पटकथा और संवाद खुद रेणु ने लिखे। मित्रता के नाते राज कपूर व वहीदा रहमान जैसे सितारों ने फिल्म में काम किया। ठीक है, मित्रता के नाते जो है ये सब लोग काम कर रहे हैं। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक कुमार साहनी ने इसी नाम से जो है फिल्म बनाई। 8H वर्मा ने अमृता प्रीतम की कहानी कादम्बरी पर इसी नाम से फिल्म बनाई। निर्देशक मणिकौल ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश की कहानी उसकी रोटी पर इसी नाम से फिल्म बनाई। तमाम बातें हैं। हिंदी सिनेमा में जब हम गुलजार साहब की बात करते हैं तो पता चलता है कि वे सबसे भिन्न
निर्देशक थे। वे स्वतंत्र साहित्यकार थे और कथा वाचन की बारीकियों को जो है बखूबी जानते थे। गुलजार मानवीय रिश्तों के कथाकार रहे, पर स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों की विविधता जटिलता को उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ अपनी फिल्मों में बयान किया है वह हिंदी फिल्मों की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कमलेश्वर की दो कहानियों पर, काली आंधी पर आंधी और आगामी जो है अतीत पर मौसम बनाई और उन्होंने जो है दो ही फिल्में मील का पत्थर साबित हुई। आंधी में आरती देवी और जेके दोनों से अलग, उन दोनों के बीच के रिश्ते वगैरह वगैरह तमाम चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं तो इसके विषय में देखो आपको लिखना है, ज्यादा कुछ आपको बटोरने की जरूरत नहीं है, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें समझ में आए वो चीजें लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ये तमाम बातें हैं यानी कि फिल्में बन रही हैं, कैसे कैसे बन रही हैं, उन सब पर आपको थोड़ा समझ लेना है। इन सभी से ज्यादा दो तीन फिल्मों के विषय में, दो तीन जो फेमस कैरेक्टर हैं उनको उठा लेना है, उनकी फिल्म उठा लेना है और कौन बना रहा है, हीरो कौन है, उसका रिस्पॉन्स क्या आया, यही चीज आपको करना है, बाकी सब भूल जाना है। देखो कमलेश्वर की तलाश कहानी को लेकर ही निर्माता निर्देशक वगैरह वगैरह समांतर फिल्मों के आरंभिक दौर में ये सारी बातें हो गई। ये रजनीगंधा वगैरह इन सब की हमने अगली क्लास में जो है चर्चा कर भी ली है। उसके बाद देखो समांतर फिल्मों के आरंभिक दौर के जो फिल्म निर्देशकों में सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, बिमल राय, मृणाल सेन, तपन सिन्हा, ख्वाजा अहमद, अब्बास चेतन, तमाम बातें हैं। ये सारी चीजें आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जब बढ़ेंगे हम, इसी दौर के हिंदी साहित्य को सबसे ज्यादा महत्व और निष्ठा भरी समझ फिल्मकार मणि कौशल वगैरह तमाम बातें हैं। कहानी या साहित्य की अन्य विधा को फिल्म के ढांचे में ढालने तक मूल कथ्य में परिवर्तन का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि कहानी अपने छोटे से दायरे में होती है। उस कहानी को 3 घंटे की फिल्म में ढालना जो है काफी 3 घंटे की फिल्म में 3 घंटे के फिल्म में ढालना उसके ढांचे में बदलाव की मांग करता है। प्राय यह भी हुआ है कि अधिकांश हिंदी फिल्मों पर बनी हिंदी फिल्में या तो कहानी के कथ्य से भिन्न हैं या मूल कहानी के मामूली प्रसंग उनमें डाल दिए गए। कई निर्देशक ने तो कहानी के मूल कथानक की हत्या कर उसमें अपनी कल्पनाएं ही संजो डाली। इसलिए कहानी के फिल्मों में रूपांतरण पर अनेकों विद्वानों आलोचकों ने आपेक्ष किए हैं और कई बार तो आरोप तक लगाए जाते हैं कि अमुक कहानी पर, ठीक है, अमुक कहानी पर जो है आधारित फिल्म जो है बना दी गई है। गुलजार ने साहित्य और सिनेमा पर बात करते हुए कहा था कि सिनेमा की तुलना में साहित्य का प्रभाव ज्यादा गहरा और अस्थायी होता है। देखो गुलजार साहब क्या कह रहे हैं, एक फिल्म के जरिए हम पर जो प्रभाव पड़ता है वह कई कलाओं का होता है, ठीक है, कई कलाओं का होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनेक कहानियों, उपन्यासों, नाटकों पर जो फिल्में बनी हैं वे साहित्य के साथ अपने गहरे रिश्ते को दर्शाती हैं। छोटे पैमाने पर ही सही साहित्यिक फिल्में बनती हैं जो बराबर फिल्मकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। आगे ये देखो आप, ये कुछ फिल्में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखो ये आपके सामने कुछ फिल्में यहां दिख रही होंगी, आप इसे देख सकते हो। ये देखिए कुछ फिल्में आपको दिख रही होंगी, इनका चित्र आपके सामने मौजूद है। ये सारा कुछ आप देखिए, ये हो गया। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ एक चार्ट आपको दिया गया है। इस चार्ट में आपको कुछ बताया जा रहा है। चार्ट में क्या बताया जा रहा है कि हिंदी उपन्यासों पर बनी फिल्में, यानी कि हिंदी उपन्यासों पर जो है कौन कौन सी फिल्में बनी हैं। तो देखो उपन्यास है, लेखक ये है, फिल्म ये बना है, निर्देशक कौन था। तो इसी में से कुछ कुछ आपको उठा लेना है और जितना आप ये बड़ा वाला एरिया देखते हो, लेखन वाला एरिया देखते हो, उसी में यही यही चीज आपको भर देना है। देखो कोहबर की शर्त ये केशव प्रसाद मिश्र की रचना है जिस पर फिल्म बनी है नदिया के पार। नदिया के पार जो फिल्म है बड़ी ही पारिवारिक फिल्म है, उसको आप देखोगे तो आपका जो है हृदय बहुत ही आनंदित हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा। उसमें
सत्यता पर आधारित, जो वहां का वर्तमान स्थिति था, वर्तमान दायरा था, उसी पर आधारित यह फिल्म बनाई गई है, नदिया के पार। ठीक है, तो 1982 में ये फिल्म बनी है और यही कहा जाता है कि ऐसा सुल्तानपुर जो है इसी के आसपास ये फिल्म बनाई गई है। इसके निर्देशक जो है गोविंद मुनिस हैं। कोहबर की शर्त यह उपन्यास था, इसी पर जो है केशव प्रसाद मिश्र की यह रचना थी, उसी पर ये निर्माता ने जो है फिल्म बना दी। उसके बाद देखो तमस, तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। इस पर जो है 1947 का अर्थ नामक पिक्चर बना है। इसका दीपा मेहता जो है इसके निर्देशक हैं। फिर उसके बाद झूठा सच, यशपाल। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। पिंजर जो है अमृतलाल प्रीतम का है। ठीक है, पिंजर, पिंजर अमृता प्रीतम, पिंजर अमृता प्रीतम। गदर एक प्रेम कथा, ये जो अनिल शर्मा जी इसको बनाए थे। गदर 2 भी बन गई है। इसमें कैसे देखो पाकिस्तान का हालत वगैरह दिखाया गया है। इसी फिल्म में आपके ये जो क्या बोलते हैं सनी देओल जी हैं, ये जाते हैं और वहां का हैंडपंप उखाड़ लाते हैं। इसी को कुछ इतिहासकार हंसी मजाक में लिखते हैं कि जब से सनी देओल जी ने पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ लिया है, तब से वहां के लोग जो हैं पानी के लिए तरस गए हैं। तो देखो पिंजर उपन्यास है, अमृता प्रीतम ने इसे लिखा है और इसी पर 2001 में अनिल शर्मा द्वारा गदर फिल्म बनाई गई है। अभी कुछ समय पहले इस पर गदर 2 भी बनाई गई है। तो ये हो गया, इतना आप देख लेते हो। उसके बाद देखो खामोशी, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये तमाम बातें आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे देखिए, ये पेशावर एक्सप्रेस, कृष्णचंदा, गोदान प्रेमचंद, इसके गोदान से ही नाम, सेवा सदन प्रेमचंद, सेवा सदन पर ही बनी है। गबन प्रेमचंद, गबन पर ही बनी है। गुनाहों का देवता जो है इसी पर बनी है, इसी नाम से बनी है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जो कि इसी नाम से ही बनाई गई है। उसके बाद देखो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। फिर उसके बाद देखो सूरज का 7वां घोड़ा जो है, इस पर भी फिल्म बनाई गई है, जो कि धर्म भारती जी का ही है। सारा आकाश मन्नू भंडारी जी का है, जो इसी नाम से। पति पत्नी और वो कमलेश्वर जी का है, इसी नाम से। एक सड़क 57 गलियां कमलेश्वर, बदनाम बस्ती, ये इस पर फिल्म बनी है। डाक बंगला कमलेश्वर, डाक बंगला। 18 सूरज के पौध, ये 27 डाउन उस पे बना है। काशी का 80, तो मोहल्ला 80, इस पर फिल्म बनाई गई है। तमाम चीजें आप ऐसे देख सकते हो। ये आपको पिक दिख रही है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। गबन, गबन है ये आपकी, गबन गबन गबन। ये देखो ये आपका जो है, ये आपका गबन फिल्म है। इसको मुझे भी कभी देखना है। ये आपका गोदान है। कभी समय मिलेगा तो आप भी देखिएगा और कभी समय मिलेगा तो हम भी देखेंगे। और ये देखो ये आपकी तीसर की कसम है। ठीक है, तीसरी कसम। कभी कभी मौका मिले तो आप सब भी देखा कीजिए, और मौका मिलेगा तो हम तो हइये हैं देखने के लिए। उसके बाद देखो अब यहाँ क्या बात आती है, यहाँ आपका हिंदी कहानियों पर कौन कौन सी फिल्म बनी है उसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। त्रिया चरित्र, ये प्रेमचंद का है, इस पर स्वामी फिल्म बना है। शतरंज के खिलाड़ी, ये भी प्रेमचंद का है, उसी नाम से फिल्म बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो ये है। यानी कि हिंदी कहानियों पर कौन कौन सी फिल्म बनी है उसका जिक्र यहाँ किया गया है। ये आपका सदगति है, जो कि प्रेमचंद सदगति के नाम से ही बना है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये रेणु की रचना है, जो कि तीसरी कसम के नाम से बासु भट्टाचार्य ने जो है 1957 में इस पर जो है फिल्म बनाया। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, उसने कहा था नाम से ही बनाया गया है। यही सच है, मन्नू भंडारी जी की रचना है, जो कि रजनीगंधा के नाम से इस पर जो है फिल्म बनाई गई है। उसके बाद देखो आगे है एक खाने आकाश वगैरह वगैरह, टोबा टेंग सिंह, उसकी रोटी जो है उसी नाम से जो है, ये मोहन राकेश की रचना है, जो कि इनके द्वारा जो है आषाढ़ का एक दिन जो है नाटक भी है,
तो नाटक जो है इनका मोहन राकेश जी का हमारे, ये आषाढ़ का एक दिन के नाम से ही 1971 में मणिकौल द्वारा यही नाम से जो है फिल्म बनाई गई है। मलबे का मालिक जो है ये भी राकेश जी की रचना है, जिस पर हिना फिल्म बनाई गई है। ये राज कपूर, रणधीर कपूर, ठीक है, हिना। शायद यही गाना है, ऋषि कपूर वगैरह रहते हैं शायद, यही मुझे क्लियर नहीं है। तो उसमें गाती है नायिका की मैं हूँ खुश रंग हिना वगैरह वगैरह करके इस तरीके से। उसके बाद देखो ये वही है, ठीक है, मलबे का मालिक वगैरह, काली आंधी, मौसम। तो देखो ये वही सारा कुछ है, तो इसको भी आपको देख लेना है। फिर देखो ये यहां आपका जो है साहित्य फिल्मों के रूपांतरण की दशा, यानी कि जो साहित्य है, साहित्य साहित्य को जो है फिल्मों में जो है रूपांतरण की दशा दिशा। भारत में फिल्मों ने 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है। दरअसल वह अपने दौर का सबसे बड़ा चमत्कार था जब हिलती डुलती दौड़ती कूदती तस्वीरें पहली बार पर्दे पर नजर आईं। 14 मार्च 1931 को इस चमत्कार में एक सम्मोहन शामिल हो गया और वह सम्मोहन था ध्वनि का। अब पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र बोलने लगे थे। यानी कि पहले जो होता था ऐसे चित्र दिखता था, लेकिन अब जो है बोलने लगे हैं। जैसे सीसीटीवी वाला कैमरा देखोगे तो उसमें जो है वॉइस वगैरह जो है रिकॉर्ड नहीं होती है, तो आप जब देखोगे तो उसमें हिलती डुलती ही तस्वीरें दिखाई देंगी। लेकिन जब वर्तमान में उसे डीएसएलआर वगैरह कैमरा से रिकॉर्ड करोगे तो उसमें जो है आपकी आवाजें भी आएंगी, माइक लगा दोगे तो उसमें भी माइक वगैरह जब फिट कराओगे तो आपका जो है चीजें आवाज भी आने लगेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब आवाज आने लगेंगी तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वह बहुत भारी मात्रा में हो जाएगी, तो इसलिए जो है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं। उसके बाद देखो 31 में पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा से आज तक सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में ही बनाई गई हैं। इस तरह हिंदी भारत की नहीं, भारत के मुख्य सिनेमा की भी भाषा है। विश्व में जो है हिंदी सिनेमा ही भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ एक सच यह भी है कि हिंदी में साहित्यिक कृतियों पर सबसे कम सफल फिल्में बन पाई हैं। हालांकि सिनेमा और साहित्य को पृथक विधाएं हैं, लेकिन दोनों का पारस्परिक संबंध बहुत गहरा। जब कहानी पर आधारित फिल्में बनने की शुरुआत हुई तो इनका आधार साहित्य ही बना। तो ये सारी बातें हैं। भारत में बनने वाली पहली फीचर फिल्म जो है दादा साहब फाल्के यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके विषय में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, फिर उसके बाद आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर ढेरों फिल्में बनी हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश का जो है ऐसा हश्र हुआ कि मुबैया फिल्मकार हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर भी फिल्म बनाने से गुरेज करते हैं, यानी कि परहेज करते हैं। साल भर में मुश्किल से कोई एक फिल्म ऐसी होती है जो किसी साहित्यिक कृति को आधार मानकर बनाई गई है। ये तमाम बातें हैं, वही घुमा फिरा कर बातें यहाँ आपको बताई जा रही हैं, आपके साथ की जा रही हैं। उसके बाद देखो बोलती फिल्मों का शुरुआती दौर पारसी थिएटर वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं। 1934 प्रेमचंद की कृतियों, नवजीवन वगैरह तमाम बातें हैं। सेवा सदन, इसके विषय में हमने अगली क्लास में जो है चर्चा कर ली है, तो इसके विषय में ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे किशोर साहू जब फिल्मों में पहुंचे वगैरह वगैरह। 60 के दशक में जो फिल्मों का हश्र हुआ था वो क्या हुआ था। फिर उसके बाद हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनने का जो है शोर 60 के दशक में वगैरह वगैरह। फिर दरअसल वगैरह वगैरह, गुलजार वगैरह को हम सब काफी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसको आप सभी को जो है देखना है। एक कारण यह भी रहा कि फिल्म बनाने की मुख्य धुरी वह व्यवसायिक होता है, ठीक है। मुख्य धुरी वह व्यक्ति होता है जो पैसा लगाता है, और जो पैसा लगाता है फिल्म के निर्माण में हर क्षेत्र में उसका दखल चलता है। जो पैसा लगाता है, सीधी बात यहाँ कही जा रही है। हिंदी में सिनेमा साहित्यकारों का असर 70वें वगैरह वगैरह तमाम बातें यहाँ दी गई हैं। देखो गुलजार का जो एंट्री वगैरह होता है ये सब हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो निष्कर्ष, यहाँ हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, तो निष्कर्ष पर देना है। निष्कर्ष के माध्यम से ही हम चीजों को समझ सकते हैं। बाकी पहली क्लास जो है वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, उसको आपको जरूर देख लेना है।
ये हो गया। उसके बाद देखो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। देखो साहित्य को जो है समाज का दर्पण किसने कहा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और इसी का जो है अनुसरण बहुत लोगों ने किया है, बहुत से साहित्यकारों ने किया है, बहुत से इतिहासकारों ने इसी का जो है वर्णन किया है, इसी का अनुसरण किया है। यानी समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उनका प्रतिबिंब हमें साहित्य में देखने को मिलता है। द्विवेदी जी की इस परिभाषा से हम सिनेमा को भी परिभाषित कर सकते हैं। दोनों का कार्य लगभग एक ही है, अंतर है तो बस स्वरूप का। जहां साहित्य की पहुंच सिर्फ शिक्षित वर्ग तक ही सीमित है, जो साहित्य है उसे शिक्षित वर्ग तक ही पहुंचाया जा सकता है। यानी कि अगर आदमी पढ़ा लिखा रहेगा तभी साहित्य को पढ़ सकता है, लेकिन सिनेमा में क्या होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी सिनेमा को देख सकता है और उससे चीजों को सीख सकता है। इसी पर आप दृश्यम 1 और दृश्यम 2 फिल्म को देखोगे तो कैसे पांचवी पढ़ा फेल, यहां तक कि जो आईपीएस रैंक का ऑफिसर होता है उस ऑफिसर को जो है चकमा दे देता है और ऐसी कहानी गढ़ता है, ऐसी सिचुएशन बनाता है कि वो लोग जो है इतने पढ़े पढ़े वकील लोग जो हैं वो सब जो है मात खा जाते हैं एक किससे, पांचवी पास आदमी से। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो। वहीं सिनेमा उन लोगों के लिए भी है जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सिनेमा का क्षेत्र साहित्य से अधिक विस्तृत है, परंतु जब दोनों में गुणवत्ता तुलना की जाती है तब साहित्य को ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों में तुलना की जाए तो साहित्य ही श्रेष्ठ है जबकि सिनेमा नहीं। परंतु जब दोनों में तमाम बातें हैं, यही कारण है कि अच्छे साहित्यकार इस ओर जाने से संकोच करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो है साहित्य कृतियों पर बनने वाली फिल्मों की संख्या जो है कम हो गई है और जो हैं उनमें से अधिकतर जनता के द्वारा नकार दी जाती हैं। यानी कि जब साहित्य पर फिल्म बनती है तो जनता के द्वारा नकार दी जाती है। किस तरह से नकार दी जाती है कि अरे ये फिल्म जो बना है ये तो उन्हीं पे आधारित है, इसको नहीं देखना, हटाओ 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 हटाओ। तो इस तरीके से हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जिनकी कृतियों को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें हिंदी साहित्य के सबसे सफल लेखक के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन जब इन कृतियों को फिल्मांतरित किया गया तब इसी जो है पाठक वर्ग ने उन्हें देखना तक उचित ना समझा। यानी कि जो अपने कहाँ गए सफल, कहां चले गए भाई, ये रहे मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखो उपन्यास के सम्राट कहे जा रहे हैं, सिकंदर सम्राट, राजा महाराजा, जिसके बाद बहुत सारा कुछ हो। अब ये देखो साहित्य की दुनिया में ये कहला रहे हैं, लेकिन जब ये फिल्मों में गए तब इनका रिस्पांस अलग ही हुआ। जो इनके पाठक थे, जो दर्शक थे, इन्होंने इनके फिल्मों जो रचनाएं पर बनी फिल्म थी उनको देखने तक नहीं गए, मना कर दिया साफ साफ। तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। ये हो गई। उसके बाद देखो तमाम बातें हैं, सेवा सदन वगैरह इनके किस किस रचना पर फिल्म वगैरह बनी है, तो ये तमाम चीजें इन्हीं के विषय में ही कही जा रही हैं। और उसके बाद देखो आगे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत में सिनेमा ने जो है एक साहित्य के अलग होकर अपने जमीन की तलाश की शुरुआत की, वरना तमाम बातें यहाँ कही जा रही हैं। उसके बाद देखो आगे हम बढ़ते हैं। ये सारे इस अलगाव का कम होने का एक वगैरह वगैरह सिनेमा के चकाचौंध ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को अपनी तरफ मुंबई की तरफ खींचा, पर सिनेमा के क्षेत्र में उनमें अति आदर्शवादी विषयों के चलते हुए असफल ही, यानी कि सफल नहीं हो पाए और मुंबई छोड़कर वापस वे अपने नगरी चले आए। अब देखो अब प्रेमचंद जी क्या चाह रहे थे कि जिस तरह से मेरा आदर्शवादी व्यक्तित्व है उसी तरह से जो है फिल्मों में कल्पना वगैरह को दूर किया जाए, झूठ वगैरह को दूर किया जाए। जो आप देखते हो फिल्मों में ऐसे ढिसुम ढिसुम मारता है अनायास का, फालतू का, तो ये सब नहीं रहेगा तो फिल्में चलेंगी ही नहीं। गीत वगैरह नहीं रहेगा तो फिल्में चलेंगी ही नहीं। तो ये चाहते थे आदर्शवादी, अब उसको जनता देखना जो है पसंद नहीं करेगी, तो ये जो चाहते थे अब इनका जो है यहीं से दिल टूट जाता है, निराशा इनको मिल जाती है और वो चले जाते हैं। फिर 36 में मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद भी अनेक
पत्र में लिखे कथन से यह साफ साफ स्पष्ट है कि प्रेमचंद बेशक सिनेमा को अपने ख्याति के अनुरूप न मानते हो, पर वो अपने आदर्शवाद को दबाकर इस चकाचौंध क्षेत्र में कार्य करने का मन बना रहे थे। अकेले मुंशी प्रेमचंद ही नहीं थे जिसे सिनेमा ने अपने तरफ आकर्षित किया, वरन बहुत सारे ऐसे भी लेखक हुए जिनको जो है सिनेमा ने अपनी ओर आकर्षित किया कि आओ मेरे अंदर समा जाओ। बट इन लोगों ने जो है गए भी कुछ, लेकिन असफलता ही सामना करना पड़ा। असफलता का सामना सबको तमाम चीजें हैं करना पड़ा। फिर उसके बाद देखो यहां से जो है आपकी चर्चा जो है कट गई थी, मैं बोल ही रहा था कट गई थी। तो देखो अंततः जो है निष्कर्षता यह पहुंच सकते हैं कि जो है जो आरंभ हो रहा था साहित्य और सिनेमा का, तो साहित्य जो है पुराना ही है, बहुत आदि पुराना है, लेकिन सिनेमा जो है कुछ नया है। तो इस तरीके से जो है साहित्य ने सिनेमा को बहुत कुछ दिया और सिनेमा ने जो है यानी कि साहित्य और साहित्यकार दोनों ने ही दिया। तो तमाम बातें यहाँ कही जा रही हैं। तो आज से जो है अब हम इतना समझ चुके हैं कि हमारी चर्चा जो है पूरी हो चुकी है, और जब पूरी हो चुकी है तो इसकी पीडीएफ जो है आपको इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आपकी पीडीएफ दे दी जाएगी। इसकी देखिए 3 पीडीएफ है, ठीक है, यानी कर देते हैं तो आपकी इसकी तीनों पीडीएफ मिल जाएगी। यहां देखो अब एग्जाम आपका समीप है, सब कुछ इकट्ठा पढ़ा देना संभव नहीं है और इतना आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए परीक्षा के समय। तो ये सारी चीजें हैं। तो 3 पीडीएफ है, तीनों आप एक बार देख लीजिएगा। ये वाले तो है ही, 2 इसके अलावा भी है जिसमें चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से और भी समझाया गया है, यानी कि विस्तार भी दिया गया है। जैसे सामाजिक अगर आपको फिल्म है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, राजनीतिक फिल्म है क्या क्या होना चाहिए, तमाम और भी बातों का जिक्र किया गया है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले सेमेस्टर में। अगला सेमेस्टर क्या है कि अगले ही माह से आपका उसका भी जो है क्लास चलने लगेगा, और जब उसका क्लास चलने लगेगा तो चीजें जो हैं यहाँ नोट्स वगैरह टीम लगा दी गई है, नोट्स वगैरह बना रही है, जो आपके परीक्षा के समय में जो आप अवश्य सीरीज वगैरह खरीदते हैं उसके जगह पे हमारे क्लास नोट्स भी आ जाएंगे। आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। उसकी खासियत क्या होगी कि उसे आप कंपटीशन वगैरह में भी यूज कर सकते हो, इस लेवल की उसमें रिसर्च या मटेरियल दिया जाएगा। अवश्य सीरीज वगैरह क्या होता है कि उसमें बहुत सारा कूड़ा वगैरह भर दिया जाता है, और तमाम आप बहुत से शिक्षक वगैरह से सुने होंगे कि वह जो है कंपटीशन के लिए उपयोगी नहीं हुआ होता है, यानी कि इस लेवल पर नहीं बनाई जाती कि उसे आप कंपटीशन वगैरह में यूज कर सको। तो हमारी टीम जो बनाएगी मैटर, जो नोट्स बनाएगी, उसे आप देखिएगा, अपने शिक्षक वगैरह को भी दिखाइएगा। इस रिसर्च के साथ बनाया जा रहा है कि उसे आप कंपटीशन लेवल में भी आराम से लेकर जाओ, और उससे जो है क्वेश्चन आपके फंसने हैं, बनने ही बनने हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें और मिलते हैं नई क्लासों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।